से सुप्रीम कोर्ट। क्या है इस न्यूज़ का मतलब? मान लो आज हमने अखबार पढ़ा होता, हमें फ्रंट पेज पे तो ये न्यूज़ आ जाती, इसका क्या मतलब समझते हैं हम? और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर तुम रेगुलर फॉलो करते होते, तुम आज का डेट देखो, उससे पहले का देखो, अगर तुमने 20 दिन का, तुम खुद देखना, अब आज कितना है, 13 अगस्त, तो तुम ये ऐसे काट देते। मतलब क्यों काट क्यों देते? काट क्यों देते? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यू वुड हैव बीन फॉलोइंग दिस फ्रॉम द पास्ट 20-25 डेज, और आज का अखबार तुम्हारे सामने आता तो तुम इसको नहीं पढ़ते क्यों? देश में कोई भी चीज़ एक दिन में हो जाएगी, और जब वो होती है तो वो हमारी इंस्टाग्राम में आ जाती है। कुछ एकदम से नोटबंदी हो गई, बाकी सब कुछ धीरे धीरे हो रहा होता है ना। तो तुमको रोज रोज ये टॉपिक थोड़ी पता, ये तो टॉपिक चलता आ रहा होगा न्यूज़ में, है ना? जैसे अभी इलेक्शन कमीशन इज विलिंग टू फिक्स मिस्टेक्स इन बिहार ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स रोल से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारेगा, किसमें? बिहार के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में। रखा होता तो इसको पढ़ते ही नहीं। तभी तो तुम देखो ना, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तुमने कितने लोगों को देखा 2 घंटे थोड़ी बार पढ़ते हैं? तो कार में स्किम कर लेता है। कार में स्किम करने के लिए वो ये न्यूज़ मैंने आज थोड़ी पढ़ी है, उनको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा। ऑनेस्टली, आई स्वेयर ऑन गॉड, क्योंकि रोज़ थोड़ी पढ़ना पड़ता है। कुछ एकदम मेजर डेवलप होगा तो पता चल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर इलेक्शन कमीशन जो हम ये एसआईआर रिपोर्ट बना रहा है, इस रिपोर्ट में अगर सुधार नहीं करेगा तो मैं ज़बरदस्ती सुधार करवाऊंगा। और ये बात हम सबको मालूम होती है कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने ऊपर इलेक्शन कमीशन लगने नहीं देगा, क्योंकि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ताक खराब होगी, है ना? तो ये हम सबको मालूम था, इलेक्शन कमीशन ये करेगा ही। अगर वो अपनी मिस्टेक्स फिक्स नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट कराता, और सुप्रीम कोर्ट कराता तो इनको करना पड़ता, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ करना पड़ता। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगने देगा ना, तो ये न्यूज़ नहीं पढ़नी पड़ती। एफर्ट कम हो जाएगा, पहले दिन उतना ही एफर्ट लगना है, तुम लाइफ में कभी भी स्टार्ट करोगे, और डे बाय डे एफर्ट कम हो जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। अब इलेक्शन कमीशन हमने 50 बार पढ़ा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन तो हम समझ गए थे। 6 ईयर, 65 ईयर, 3 इलेक्शन कमिश्नर, ये सब समझते हैं। आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन कमीशन इज विलिंग टू फिक्स मिस्टेक्स इन बिहार ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल क्या होता है? वो लिस्ट जहाँ पे सारे इलेक्टर्स का नाम हो। इलेक्टर्स कौन होते हैं? जो वोट करते हैं। उसका ड्राफ्ट है, मतलब फाइनल नहीं है। फाइनल होता तो सुप्रीम कोर्ट ये चेंज करा ही नहीं पाता। समझ में आ रहा है? अब जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की बात होगी, तो इलेक्टोरल रोल में लोगों के नाम लिखे जाएंगे कि अर्जुन का वोट बनाओ, अंश का वोट बनाओ, है ना, राशिद का वोट बनाओ। कुछ का वोट बनेगा, कुछ का नहीं बनेगा। वोट बनाने का पावर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी एड एंड एडवाइस पे? यही तो एलिगेशन लगा रहा है इन पे कौन? ऑपोजिशन, कि इलेक्शन कमीशन इज रिग्ड। इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि XYZ रिलीजन स्पेसिफिक कास्ट का आदमी मुझे वोट एक्सक्लूड कर दो। मैं ये नहीं कह रहा ये किया है, बट अभी तो लग रहा है। समझ में आ रहा है? जो SIR नाम की एक्सरसाइज हो रही है, ये बिहार में हो रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। रिवीजन मतलब हम वापस से दोहरा रहे हैं, वापस से हम चेक कर रहे हैं कि भाई वर यू एलिजिबल टू वोट और नॉट। और वोटिंग राइट देश में किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पास। तो अगर आप देश के सिटीजन नहीं हो तभी तो वोटिंग राइट छीना जाएगा। और आर्टिकल 325 बोलता है कि तुम्हारी 18 साल से ज़्यादा की उम्र है और तुम इंडियन हो, तो तुमको वोट करने का राइट है। अब जब कुछ लोगों का ये राइट छीना जाएगा तो ऑपोजिशन तो हंगामा करेगा, तभी तो अखिलेश यादव गिरफ्तारी दे देंगे। साइमल्टेनियसली राहुल गांधी यहाँ पे कर्नाटका का एक इलेक्शन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं वोट चोरी हो गए। मल्टीपल वोट, 4-5 लोगों के घर के साइज का घर है, उसमें 80 वोटर आ गए। ये कुछ नया नहीं है, ये मैंने तुम्हें कवर कराया हुआ है 2-4 दिन पहले। पर मेरी बात समझो, जब तुम रोज पढ़ोगे तुम्हें कम टाइम लगेगा, तुमको चीज़ें आती होंगी, ये नहीं पढ़ना पड़ता था तुमको। अब सुप्रीम कोर्ट पे लोग जा रहे थे, कौन जा रहे थे? जो एक्सक्लूड हो रहे थे। कहाँ से एक्सक्लूड हो रहे थे? इलेक्टोरल रोल से। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें जा रही थी। जैसे तेजस्वी यादव ने अभी देखो एक एलिगेशन लगाया है, जो बिहार का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, वो बता रहे उनके ही कितने वोट्स बने हुए हैं। तो और तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनके 2 वोट्स बने होंगे, मेरे पेरेंट्स के भी बने हुए हैं। समझ रहे हो? तो ये भी तो एक खामी है, डबल डबल वोटिंग हो गई ना, डबल काउंटिंग। अगर मान लो XYZ पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं मेरे पेरेंट्स, तो वो लखनऊ में भी वोट डाला है और उन्होंने कन्नौज में भी वो वोट डाल दी, तो रेक हो गया ना इलेक्शन। समझ रहे हो? तो हमें अंदर की पॉलिटिक्स थोड़ी जाननी है कि अखिलेश यादव बैरिकेड से कूद गए हैं। तूने कि नहीं? हमें जानना है इलेक्शन कमीशन क्या है। हमें जानना है सुप्रीम कोर्ट का रूल कि सुप्रीम कोर्ट की बात इलेक्शन कमीशन मान क्यों रहा है, क्योंकि कंटेम्प्ट लगता है आर्टिकल 129 में।
SIR रिपोर्ट एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? बिहार में नवंबर में इलेक्शन शेड्यूल्ड है। इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये करा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ये पावर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वोटिंग इंडिया में कौन कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वोटिंग एज कितनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वोटिंग एज पहले कितनी थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस आर्टिकल में वोटिंग एज दिया है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेशनल वोटर्स डे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर एक दिन में इतना बम्बार्ड क्यों करोगे भाई, जब तुमको रोज सुनना है? ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि राहुल गांधी ने कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम उठाई। समझ रहे हो? बाकी समझने को बहुत कुछ है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी एक एक सीट पे उन्होंने चोरी दिखा दी है, और बीजेपी जो सरकार है वो 45 सीट्स की लीड से बन गई थी। तो राहुल गांधी सेइंग कि ये तो मल्टीपल सीट्स में हुआ होगा, वो PM वोट चोरी करके बन गए। पर इस पे ध्यान मत दो, चोरी कर गए। समझ गए? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से बहुत लोगों के नाम हटाए जा रहे थे। बिहार इलेक्टोरल रूल से अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैं वापस उसको रिवाइज करूंगा, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करूंगा। अभी याद करो, बीच में न्यूज़ आई थी तेजस्वी यादव का ही वोट नहीं था। याद है? उस एक्सरसाइज में तेजस्वी यादव का ही वोट मिसिंग था। कितने लोगों के मल्टीपल वोट्स बने हुए थे। इसी एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन करेगा, और अभी अगले 3-4 महीने न्यूज़ में रहेगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाते। समझ गए? चलो, ये बता दो, लोकसभा स्पीकर सेट्स इन मोशन प्रोसेस टू रिमूव हाईकोर्ट जज। ये भी न्यूज़ पुरानी है। ये कहाँ से लिंक होगी? जस्टिस वर्मा के घर में 14 करोड़ कैश मिला था, है ना? 14 करोड़ कैश मिला था, तो उनकी रिमूवल की बात हुई थी। उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे संजीव मल्होत्रा। उन्होंने इंक्वायरी भी बैठाई थी, CBI इंक्वायरी बैठी थी। CBI कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट से बनी है? दिल्ली स्पेशल पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस सर्विसेज एक्ट, DSPS बताया हुआ है ना, 1946 में, जो वर्ल्ड वॉर 2 में इंक्वायरी करने के लिए थी, इंटेलिजेंस एजेंसी, DSPSC एक्ट। ठीक। CBI इंक्वायरी आई, CBI ने अपना जजमेंट दिया कि भाई ये बंदा करप्ट है। तो ये कहाँ चले गए? कौन? ये नहीं, जस्टिस वर्मा कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट। क्या बोल रहे हैं? हाँ, जल्दी बताओ। यही सब तुमको दिखेगा, फिर तुम यहाँ वहाँ पे याद करना कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। यही सब पैसेजेस में दिखेगा, तुम देख, पूरे साल जब यही चल रहा है, तुमको नोटिस करना ये चीज़। अब वो तुमको किसी फॉर्म में दिख जाए, वो तुमको CR में दिखे, लैंग्वेज में दिखे, चीज़ें तुमको यही सब दिखेंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ यही तो हो रहा है देश में। एग्जामिनर भी तो पढ़ रहा है कि अखिलेश यादव बैरिकेड से कूद गए। उनने भी तो देखा होगा। नहीं देखा होगा? तो चलो देखो, सबसे जस्टिस वर्मा के घर पे क्या मिला? कैश मिला। कैश हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इवन करप्शन ऑफ रूपी वन इज करप्शन। इवन अ करप्शन ऑफ रूपी वन इज करप्शन। करप्शन में हम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हम ये नहीं देखते करप्शन की लेवल कितनी थी। करप्शन इज करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कानून है देश में। तो अब इस पे इन पे केस बना। ठीक। अब ये, क्योंकि जज जज साहब थे, तो सीधे सीधे उस टाइम पे CJI थे संजीव खन्ना। कौन थे? याद नहीं करना क्योंकि अब नहीं है। संजीव खन्ना ने एक CBI इंक्वायरी बैठा दी। CBI कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट से बनी है? DSPSC एक्ट 1946। CBI ने अपने कंक्लूजन में बोला कि हाँ भाई, जस्टिस वर्मा ने 14 करोड़ का ये करप्शन किया हुआ था, कैश उन्हीं का था। ठीक। जस्टिस वर्मा यहाँ बैठे हुए थे। जस्टिस वर्मा ने तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन निकाली, कि वो भी तो लॉयर है, पहले तो लॉयर रहेंगे। तुरंत जस्टिस वर्मा ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज रिमूव करना है, तो ओनली पार्लियामेंट कैन डू इट। तुम कैसे इंक्वायरी करा दो? भले तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। समझ गए बात? पावर ही पार्लियामेंट के पास है। ठीक। अब बात ठंडी हो गई कि पार्लियामेंट उस टाइम पे सेशन में नहीं थी, है ना? अप्रैल में कैश मिला, उससे पहले सेशन लगा था बजट वाला, फरवरी में। उसके बाद अब सीधा लगा है मानसून में, तो चल रहा है। अब लगेगा विंटर में। अब मानसून सेशन जैसे ही चला, जस्टिस वर्मा की बात वापस इशू बन गई, क्योंकि ऑपोजिशन वाले तो रखे हुए थे दिमाग में। इसीलिए जब बताया था, जयदीप जयदीप धाकड़ ने क्यों रेजिग्नेशन दिया? क्यों दिया? उसका एक रीज़न ये भी मान रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही इज ऑल्सो फ्रॉम लीगल फर्टर्निटी। धाकड़ जी भी कभी तो वकील थे, क्या थे? वकील थे। अब धाकड़ जी ने क्या बोला कि धाकड़ जी को पर्सनली इनके खिलाफ रिमूवल स्टार्ट कराना था, तो रिमूवल इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ बोला ना रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर देखा जाएगा रिमूवल कैसे होगा। रिमूवल के दो तरीके थे, कि अगर 50 MP राज्यसभा के अपने हाउस के चेयरमैन को जाके एक क्या दें, सम फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन, है ना, एक विश्वास पत्र, कि हाँ भाई वी वांट टू रिमूव हिम। अब क्योंकि ये एल्डर मेंबर्स हैं, तो 50 राज्यसभा किसको देंगे रेजिग्नेशन? चेयरमैन को। चेयरमैन कौन होता है? या फिर 100 लोकसभा मेंबर्स किसको दे दें? स्पीकर को। फिर उसके बाद ये एक इंक्वायरी बैठाते हैं, इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी अपनी एक वो देती है रिपोर्ट। रिपोर्ट देने के बाद इसको लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग पास करा दो। जैसे ही वो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग पास हुआ, वैसे ही उनका रिमूवल हो जाएगा। समझ गए? अब देखो, जयदीप धाकड़ जी अपना पर्सनली ये लेना चाहते थे रिमूवल का काम। उन्होंने क्या किया, ऑपोजिशन के 50 MP से वो रेजोल्यूशन ले ली। अब ये चीज़ किसको खराब लगेगी? डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड को। डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड की बात अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड ने क्या बोला कि भाई ऐसा करो, 100 लोकसभा में, अब डोनाल्ड ट्रंप के पास, फ्रेंड के पास, लोकसभा में कितने MPs हैं? 40। बाकी तो नीतीश कुमार से ले रखे हैं, है ना? तो 100 तो है ही ना भाई।
100 तो है ही। ये 100 किसके पास पहुंच गए? स्पीकर। स्पीकर कौन है? ओम बिरला। बिरला ने ले लिया रेजिग्नेशन। अब नाउ दिस इज समथिंग जिससे ईगो हट होगा। मल्टीपल रीजन रहे होंगे पर एक ये भी रीजन रहा होगा, है ना? अरे यार, क्योंकि तुम देखो, जयदीप ठाकर ठीक है, बीजेपी का भी इंसान हूं मैं, लेकिन मैं हूं तो वाइस प्रेसिडेंट भी ना यार। मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा लिखा था कि बीजेपी के 50 एमपीज देंगे। कोई भी 50 दे देंगे, मैं इनिशिएट कर दूंगा। मैं वाइस प्रेसिडेंट भी तो हूँ। समझ में आया? और मतलब तुमको रिमूवल से होना चाहिए, इससे नहीं कि कितने एमपीज कहाँ से आ रहे हैं। बट सबका अपना एजेंडा होता है। ठीक। अब फिर गटर में कौन गया? गटर तो नहीं बोल सकते, आखिरी में मारा कौन गया? जयदीप धाकड़। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप का फ्रेंड इंडिया में बहुत मजबूत है। इंडिया में तो डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड मजबूत है अभी। अब डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को बोला कि रिमूवल इनिशिएट करा दो। तो बस स्पीकर प्रोसेस टू रिमूव है। अब अगर तुम बराबर फॉलो कर रहे होते, क्या तुम्हें ये पेज पढ़ना पड़ता? तुमने ये भी ऐसे कर दिया होता। तभी तो 10 मिनट लगते हैं अखबार पढ़ने में, 5 मिनट लगते हैं। कोई बस स्किम कर लेता है। तभी तो लोग ब्रेकफास्ट के साथ पढ़ लेते हैं अखबार। पूरा थोड़ी पढ़ पाते होंगे भाई। मैंने देखा, अच्छा अच्छा, लोकसभा स्पीकर सेट्स इन मोशन, ठीक है, तो तुम्हें पता है ये तो, हाँ ये तो होना है। वो तो उसी दिन, ये तो उसी दिन पता था ये होना है जिस दिन ये पता था कि ये हो गया है। समझ गए? चले। अब जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं वो ऐसे करके लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ मान लो, देखो, संदीप फुकान नाम का आदमी है ये, और इसने न्यू दिल्ली से ये लिखा है। ये कैसे लिख लेगा? ये एडिटोरियल। कोई इशू आया, तुम्हें भी तो पता है ना कि अब क्या होगा। तो पढ़ पढ़ के तुम लिखना भी सीख जाते हो। इसीलिए लोग पेपर के लिए लिखना शुरू कर देते हैं। जो बड़े लॉयर्स होते हैं, बड़े एनएलयू के वीसीज होते हैं, तुम्हारे नालसार के वीसी है फैजान मुस्तफ़ा, वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पे बहुत लिखते हैं, द हिंदू में उनका बहुत आर्टिकल आता है। समझ रहे हो? है? तुमने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना है? चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे देखा करो, जब पढ़ोगे तो तुम यहाँ पे लोगों के नाम पढ़ोगे। तो ये बस नेता नहीं है, बट वेरी पॉपुलर फिगर। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में एक सुहासिनी हैदर नाम का फिगर है, वो बहुत आर्टिकल्स लिखता है। अब तुम खुद भी सीख जाओगे, फिर जब तुम पढ़ोगे तुम्हें आर्टिकल आएगा। बस उनकी नॉलेज अब और बड़ी हो चुकी है। उन्होंने एक ही सब्जेक्ट पे उतना ज़्यादा काम कर लिया है। तो दे स्टार्ट राइटिंग फॉर न्यूज़ पेपर्स। तो तुमको लाइफ में क्रेडिबिलिटी देगा। जॉब तो एक चीज़ है ही। समझ रहे हो? राज्यसभा में लोग कैसे पहुंच जाते हैं? हर आदमी को इलेक्शन थोड़ी लड़ना होता है। अपनी पार्टी की वकालत कर करके, थ्रू न्यूज़ पेपर्स, थ्रू राइटिंग्स। चलो। रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या मुद्दा है, जल्दी बता दो। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी बनानी है मुझे। ठीक, अब मैं कहाँ जाऊँ? अर्जुन 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 अर्जुन, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, नाम बता दो। हम्म। हम्म। गरीब कल्याण पार्टी। ठीक। तो गरीब कल्याण पार्टी बनाता है अर्जुन। अब अर्जुन ने सोचा है पार्टी बनानी कहाँ जाए, सीए के पास? इसके इलेक्शन कमीशन के पास। इससे हमने एक चीज़ सीख ली कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। तो दो चीज़ें हो गई। अभी इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराई कि रिकग्नाइज? खुद से बताओ। किसी कोई ऐसा है जिसको लग रहा है रिकग्नाइज कराई है? रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचान बनाना। पहचान थोड़ी बनाई, अभी तो रजिस्टर कराई। अब इंडिया में भतेरे लोग रजिस्टर करा लेते हैं, है ना? अभी मैं दिखाऊंगा, रजिस्टर कराना इज नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस। तो इन्हीं पार्टीज को धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल। इनको ये क्या कर रहा है? रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स टू लिस्ट 476 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज फॉर 6 years ऑफ इलेक्टोरल इनएक्टिविटी। मतलब लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो क्या थी? रजिस्टर्ड बट अनरिकग्नाइज्ड। क्यों? रिकग्नाइज्ड कौन है? क्या समाजवादी पार्टी एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है? बिल्कुल है। क्या वो रजिस्टर्ड पार्टी है? रिकग्नाइज होने के लिए रजिस्टर तो होना ही पड़ेगा। पहला स्टेप है रजिस्टर। दूसरा स्टेप क्या है? रिकग्नाइज। रिकग्नाइज कौन होता है? या तो वो नेशनल लेवल पर रिकग्नाइज होगा, या तो स्टेट लेवल पर रिकग्नाइज होगा। अगर नेशनल लेवल पर रिकग्नाइज होता है तो कहलाता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में ऐसी 6 हैं अभी, हमें 6 के नाम याद नहीं रखने। और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी तो बतेरी है। समझ में आ रहा है? उसका अपना कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया हमें याद नहीं रखना, हमें याद रखना है सिर्फ रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज्ड। रिकग्नाइज्ड। अब जो जो पॉलिटिकल पार्टी, मान लो अर्जुन ने पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराई, और रजिस्टर करा के चुनाव नहीं लड़ रहा है पिछले 6 साल से, तो उन्हीं की डिलिस्टिंग कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। समझ में आया? अनरिकग्नाइज्ड, तो रिकग्नाइज नहीं हुई, मतलब सिर्फ रजिस्टर रह गई। अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, उनको धीरे धीरे डिलीट मारा जा रहा है। क्यों? समय की खराबी करते हैं। इसी में तुमको मैंने हिंदू में मॉडल पढ़ाया था, सामरस मॉडल। क्या है सामरस मॉडल? बताओ। पढ़ा करो यार, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। व्हाट इज सामरस मॉडल? हाँ। अभी पंचायती राज के इलेक्शंस हुए थे गुजरात में। तो गुजरात सरकार ने क्या किया? मोदी जी ने अपने टाइम पे एक स्कीम लॉन्च की थी कि तुम लोग आपस में ही अपना क्या चूज कर लो, विनर, इलेक्शन मत लड़ो। अब उससे क्या होगा? हम तुम्हें फंड देंगे। जो चुनाव में पैसा खर्च होना था वो तुम्हारे विकास में खर्च होगा। वही मॉडल है सामरस मॉडल। क्या करते हो यार तुम लोग दिन भर? चलो।
पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी को इंटरेस्ट हो पॉलिटिक्स में तो वो सुन ले। याद एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा, अगले 100 साल बाद भी नहीं पूछेगा। पर ये नेशनल पार्टी एक आम आदमी पार्टी है, एक बीजेपी है, बीएसपी है, सीपीआई है, आईएनसी है, और नेशनल पीपल पार्टी। कौन सी फेमस पार्टी इसमें नहीं है? कौन सी? बैरिकेड से कौन कूदा? हाँ तो कहाँ है अखिलेश यादव की पार्टी इसमें नहीं है? हाँ, क्राइटेरिया है क्यों, क्या इसमें क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया दिखाता हूँ मैं तुमको। हाँ, बताई थी, ये देखो ये पार्टी है। अगर किसी पार्टी को, आप पार्टी में सबमिट, एक मिनट। हम्म, ये देखो, अ पार्टी इज रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी जब वो क्या जीते, विन्स एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स। इतना मत पढ़ो, तुम्हें अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं। फिर यहाँ देखो, सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स, विन एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल असेंबली सीट्स, 1 MP फॉर एवरी 25 लोकसभा सीट्स। तुमको क्या लग रहा है लॉयर्स को इतना याद रहता होगा? नहीं भाई, पढ़ने की आदत डालो। अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दोगे तो मैं इसी डेटा से सॉल्व करूंगा, पर याद थोड़ी रखूंगा। ना तुम भी याद मत रखो, उतना नहीं याद रख पाओगे। चलो आगे आओ, वर्ल्ड एलिफेंट डे। एलिफेंट से रिलेटेड क्या क्या बताया अभी तक मैंने? अंबानी ने हाथी लिया था, ये बताया अब तक सबसे अच्छी। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, बताया था यार, नहीं बताया? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992। हाँ, टू 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 1992। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973। पढ़ाया हुआ है यार। चलो, कुछ नहीं, बस याद रखो वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट हुआ था, डे याद मत रखो, बस ये याद रखो नेशनल हेरिटेज एनिमल है इंडिया का कौन? एलिफेंट। टाइम क्या हो रहा है अभी, कौन सा भी क्लास स्टार्ट होना है, सर वेट कर रहे होंगे। और बस 5 मिनट्स और दो। ऑस्ट्रेलिया विल रिकग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट एट यूएन। स्टेट क्या होता है जल्दी बताओ, व्हाट इज द स्टेट? हम्म, टेरिटरी, वेरी गुड। कोई भी जमीन का टुकड़ा स्टेट कब कहलाएगा? स्टेट मतलब राज्य। राज्य अगर कोई है तो उसके पास चार चीजें होनी चाहिए, एक खुद की एक सरकार, एक उसके पास खुद की एक जमीन टेरिटरी, एक उसके पास खुद का पॉपुलेशन, लोग भी तो रहने चाहिए, राज्य कैसे करोगे? और सोवरेनिटी। अरे भाई, अगर तुम्हारे डिसीजन कोई और ले रहा है तो किस बात का राज्य? यूपी एक स्टेट नहीं है। यूपी एक स्टेट क्यों नहीं है? यूपी के पास लैंड है, टेरिटरी है। यूपी के पास पॉपुलेशन है, बिल्कुल है, हम सब है। यूपी के पास गवर्नमेंट है योगी सरकार। पर क्या यूपी अपने खुद फैसले ले सकता है? क्या यूपी पाकिस्तान में वॉर कर सकता है? इंडिया कर सकता है? इसराइल कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया कर सकता है? अमेरिका कर सकता है? छत्तीसगढ़? नहीं। कश्मीर? नहीं। श्रीलंका? यस। फिलीपाइंस? नेपाल? क्यों नहीं कर सकता? तुम नेपाल क्या सोच रहे हो? अबे गधो, अगर एक जमीन का टुकड़ा इतना छोटा भी है ना, इतना छोटा मान लो जितने में मैं खड़ा हूँ, इस पे भी अगर पॉपुलेशन है 10 10 लोग की भी, और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट चला रहे हैं, और सोवरेन, तो हम भी गवर्नमेंट है, भी एक स्टेट है। पर तुम बोलोगे तो बना लो स्टेट, अभी तुरंत आके पुलिस मारेगी तो तुम्हारी सोवरेनिटी छीन ली। समझ गए? बहुत सारे ऐसे एक दो बाबा आबा है, उन्होंने एक दो आइलैंड खरीद रखे हैं, समझ रहे हो? आइलैंड खरीद के उसको अपना कंट्री डिक्लेयर कर लो, बस पॉपुलेशन होना चाहिए। ये चार तुम्हारे पास क्राइटेरिया है, तो यू कैन डिक्लेयर अ स्टेट। समझ गए? अब सारे दुनिया के स्टेट्स कहाँ बैठते हैं? यूनाइटेड नेशंस में। अगर यूएन या कोई कंट्री, अब मान लो हमने कोई जमीन की टुकड़ी कब्जा ली, केरल कब्जा लिया, ठीक, और चार चीजें फिल कर ली। पहली बात तो सरकार इतने पट्टे मारेगी कि होगा नहीं, पर मान लो किसी तरीके से ट्रम्प के फ्रंट फ्रंट से बच गए और केरल अपनी एक स्टेट बना ली, ठीक। क्या इतनी आसानी से इंडिया दुनिया को ये मानने देगी ये केरल स्टेट है? मानने देगी? नहीं। मैं जहां जहां जाऊंगा तुम केरला को स्टेट डिक्लेयर करो, है ना? अर्जुनिस्तान, अर्जुनिस्तान डिक्लेयर कर दो, वो अर्जुनिस्तान डिक्लेयर होने देंगे? नहीं होने देंगे, इधर से वो भी प्रेशर डालेंगे। ऐसे ही पैलेस्टाइन का मुद्दा है, पहले यहाँ पे पूरे मुस्लिम्स रहते थे, जिसको कहते थे पैलेस्टाइन, धीरे धीरे आ गए, ज्यूज आ गए, ये, और हारे। तो ट्रीटी ऑफ वेलफेयर में इनको ये बोला गया, किसको? ज्यूज को। ने बोला ब्रिटेन फ्रांस ने कि तुमको क्या देंगे, तुम्हारा होमलैंड वापस। ये ज्यूज मानते थे, ये हमारे बचपन से मतलब शुरुआत यहीं से हमारी हुई थी। तो ये धीरे 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 सेटल होने लगे। पहले ये थोड़े से थे, पर धीरे धीरे इन्होंने देखो क्या किया, ये जो अरब वर्ल्ड था पैलेस्टीनियंस, इनको इतने में ही समेट दिया। बताता हूँ कितने में। ये पूरे में वही थे, ये जितना बना है, ये पूरे में कौन थे? पैलेस्टीनियंस, पैलेस्टाइन नाम की कंट्री थी। धीरे धीरे जूस आते गए, और एक ये हिस्सा बस समेट दिया, समझे? एक ये ब्लॉक था, पूरे ब्लॉक पे रहता था, अभी समेट समेट के एक हिस्से को इतने में डाल दिया, और एक हिस्से को इतने में डाल दिया। समझ गए? यहीं से लड़ाई होती रहती, तभी तुमने सुना होगा न्यूज़ में गाजा पट्टी, गाजा पट्टी से हमला किया, कहते हैं ना, कौन करता है? किसकी लड़ाई होती रहती है? इसराइल की किससे लड़ाई होती रहती है? पैलेस्टीन, पैलेस्टीन की तरफ से कौन लड़ रहा होता है? हमास। ठीक है? यहाँ पूरे में मैं रहता था, मुझे मार मार के इधर डाल दिया,
अब मेरे वहाँ कुछ लोग तो विद्रोह करेंगे ना, वही लोग कहलाते हैं हमास। अब जो लोग इसराइल के सपोर्टर है वो हमास को क्या बोलेंगे? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और जो पैलेस्टीनियन सपोर्टर है वो हमास को क्या मानेंगे? समथिंग गुड। टेररिस्ट क्यों मानेंगे भाई? तो भगत सिंह भी टेररिस्ट के लिए तो लड़ रहे थे, तो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अब लोग ये बोलते हैं कि हमास की फंडिंग कौन करता है? ईरान। समझ गए? ऑलमोस्ट तो मुस्लिम वर्ल्ड मान ही चुका है इसराइल को एज अ कंट्री। अकेले कौन लड़ रहा है? ओनली ईरान इज फाइटिंग। ईरान के अलावा तो मेरे को एक मुस्लिम कंट्री बताओ जो इसराइल से लड़ता हो। कोई नहीं लड़ रहा। सऊदी अरेबिया और ये सब हार मान चुके हैं। चलो जो भी है, तो बस तुम ये याद रखो, गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में कौन रहता है? पैलेस्टीनियंस। और बाकी में कौन रहने लगे? इसराइल। है ना? अब इसराइल क्या ये मानेगा कि तुम पैलेस्टाइन को एक देश मानो? नहीं मानेगा ना। मेरे को कोई मार के इधर डाल दिया एक। अब ये जो रेड में जिसने कब्जा किया है वो ये बात बोलेगा, दुनिया को मानने देगा ये इसको स्टेट? नहीं। नहीं, पर दुनिया की अपनी एक जियो पॉलिटिक्स होती है, एक बैलेंस ऑफ पावर होता है। जैसे ही मोदी जी को लगा यूएस हमको दुत्कार रहा है, वैसे चाइना भाग गए। मैं तुमको बता रहा था, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो अब जैसे पूरी दुनिया बहुत लोग इसराइल की तरफ झुक रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर तो नेचर का नियम है। तो दुनिया किसकी तरफ झुक रही है? इसराइल। अब कुछ कंट्रीज इसीलिए पैलेस्टाइन को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर रहे हैं ताकि वो बैलेंस। उससे एक देश बनाए कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस की वो बॉडी जहां वन वोट कंट्री। बताइए क्या, किसी भी कंट्री को स्टेट बनने के लिए पहले तो यूएनजीए से पास कराओ, सारे लोगों का एक एक वोट। फिर उसके बाद जो यूएनएससी है, P5+10, 5 परमानेंट कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर्स है। तो ऐसा होगा, अब यहाँ से तो पास होगा। फ्रांस ने बोला है हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे, ब्रिटेन बोल रहा है हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे, कनाडा बोल रहा है हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे। इसको, पैलेस्टीन को। लेकिन पंगा यहाँ पे तुम देखना, जब ये यूएनजीए से पास होगा, ये फिर कहाँ जाएगा? यूएनएससी। और 1 महीने बाद हम लोग बात करेंगे इस बारे में। यहाँ पे एक आदमी वीटो लगा देगा, वो है यूएस। क्योंकि यूएस इसराइल, कभी भी नोटिस करना, दो देश एक साथ पैदा हुए थे, इधर इसराइल अरब वर्ल्ड में, और इधर पाकिस्तान। बस ये जू कंट्री बना, ये इस्लामिक कंट्री बना। इस वाले रीजन को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, हम सबको लड़ा दिया उस बेस पे। और सेम थिंग दे डिड इन अरब वर्ल्ड, एक बीच में जूस बैठा दिया, वापस में लड़ते रहो। 1948 के आसपास पैलेस्टाइन इसराइल भी बन रहा है, 47 के आसपास पाकिस्तान भी बन रहा है। चलो, ये बस याद रखो। तुम याद रखो, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, यहाँ से लड़ता कौन है? हमास। कौन लड़ता है? हमास। तुम हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलोगे? नहीं, हमको न्यूट्रल रहना है। समझ में आ रहा है? जब तक डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड नहीं थे तब तक हम न्यूट्रल रहते थे। डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में काम की विजिट मार दी इसराइल की, और अब मोदी जी की ऑलमोस्ट फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप हो चुकी है, ये सबको समझ में आ रहा है। मोदी जी ने बोला था ना आपकी बार ट्रंप सरकार, अब मैं तुम्हारा नारा लगा के आऊँगा आपकी बार ट्रंप सरकार, और फिर तुम मुझ पर 50 गुना टैरिफ लगा दो। समझ में आ रहा है?